Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. So today we will start our chapter 7 that is about steady state errors or forced response errors. In this first we will describe what actually is a steady state error. The steady state error is the error between the input and the output at t is equal to infinity. We already know that the steady state is the time that is between that is at the steady state is that time that is when the output approaches infinity, the time approaches infinity. So why we actually derive the steady state errors? We derive these steady state errors to control them actually. So up till now we have studied that when we are designing a control system, in this control system in chapter 4 we have discussed about the transient response, how we will achieve our required transient response. Then we need to get our system stable, and now we want to minimize or control the steady state error. So basically in designing a control system, we have to establish a trade-off between all these. ओके सो हम यहाँ पर इस स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि हम बेसिकली कौन कौन सी टाइप ऑफ इनपुट फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं. सो वी हैव बेसिकली थ्री टाइप ऑफ commonly used inputs जो कि हम previous chapters के अंदर भी यूज़ करते हुए हैं. The first very simplest type is your unit step function. In a unit step function that is represented by in time domain by a 1 and in Laplace transform by 1 of s, and then we have a ramp input. The ramp input, also known as a constant velocity, is represented by t in time domain and 1 over s square in Laplace transform. And then we have a parabolic input, and parabolic input is represented by 1 over 2 t square and in Laplace transform. All these things are you are familiar with these things. सो हम इन इनपुट्स को डिफाइन इसलिए कर रहे थे कि हमने लेटर ऑन स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करना है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि स्टेडी स्टेट एरर के अंदर हमने ये कहा था कि दैट इज द इनपुट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो वी हैव एन इनपुट आर ऑफ टी एंड एन आउटपुट सी ऑफ टी. तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर ई ऑफ टी. और here the e of t, इस e of t को एक्चुअली हम लिखते हैं e at infinite time, क्योंकि ये एक स्टेडी स्टेट एरर है. सो अभी मैंने यूनिट स्टेप इनपुट आपको बताई थी, एंड वी नो दैट यूनिट स्टेप इनपुट, ये आपके पास जो इनपुट बनी हुई आ रही है इन फर्स्ट फिगर, दिस इज एक्चुअली यूनिट स्टेप इनपुट. ये हमारे पास एक यूनिट स्टेप इनपुट बन रही है और ये एक आउटपुट वन है. अगर आप आउटपुट वन को देखें तो जैसे ही इन्फिनिट टाइम के ऊपर हम पहुंचे, तो infinite time के ऊपर there is no difference between input and output. So for output 1, the difference between r of t and c of t is 0. कोई डिफरेंस नहीं है. एंड दिस इज आउटपुट 2. अगर आप आउटपुट 2 और इनपुट के दरमियान का डिफरेंस देखें तो ये वर्टिकल डिफरेंस है. इस वर्टिकल डिफरेंस को हम कोई भी फाइनाइट डिफरेंस कह सकते हैं. सो दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर. और अगर आप इसको गौर से देखें तो दिस इज e at infinite time. दिस इज अ फाइनाइट एरर. उसके बाद हम नेक्स्ट केस के अंदर देखते हैं. यहाँ पर हमने जो इनपुट ली हुई है, दैट इनपुट इज बेसिकली अ रैंप इनपुट. दिस इज अ रैंप इनपुट. सो रैंप इनपुट के अंदर ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई आ रही है ब्लू. उसके नीचे हमने फर्स्ट वाली इनपुट को देखा कि वो एक ऐसे कर्व शेप में आई और फाइनली यहाँ जाके फाइनल स्टेडी स्टेट के ऊपर उससे मीटअप होगी. सो दैट मीन्स कि जो फर्स्ट वाली इनपुट थी उसका स्टेडी स्टेट एरर 0 था, क्योंकि बिल्कुल से मीट हो गई है. सेकंड आउटपुट जो आई वो आपके पास, अगर आपको आप गौर से देखें, ये आपके पास सेकंड आउटपुट है. ये सेकंड आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आ रहा है, दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर. एंड सिमिलरली फॉर थर्ड केस, दिस इज द स्टेडी स्टेट एरर. तो यहाँ से आपको स्टेडी स्टेट एरर के बारे में इस फिगर से कुछ क्लियर हो रहा होगा. ओके सो हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल की कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशंस बताई हुई हैं. ये आप इन सारी रिप्रेजेंटेशन से फेमिलियर हैं. क्लोज लूप के अंदर वी ऑलवेज हैव अ फीडबैक पाथ, अ पॉजिटिव फीडबैक पाथ और अ नेगेटिव फीडबैक. Okay, so here we have an equation here. E of s is a error signal or a steady state. इसको हम Laplace में लिख रहे हैं यहाँ पर. And R of s is the input and C of s is the output. So previously we know that, but actually C of s. So C of s अगर हम एक figure बना लें तो this is C of s and this is R of s and this is T of s. So हमें ये, and here we have E of s. So C of s basically क्या होता है? C of s is actually equal to T of s and R of s.
टी ऑफ एस एंड आर ऑफ एस। सो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ सी ऑफ टी ऑफ एस एंड आर ऑफ एस, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारे पास ई ऑफ एस की टर्म में है। अगर आपने इसको टी की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो टी की टर्म में एक्सप्लेन करना है तो टी की टर्म में इसको हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? वी विल अप्लाई अ फाइनल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पर ये वही थ्योरम एक्सप्रेस हुआ हुआ है एंड इन दिस थ्योरम दिस स्टेट्स दैट we have the e of infinity is equal to, basically e of infinity is equal to limit of s e of s and s approaches 0। सो ये बेसिकली ये आपके पास एक कंप्लीट फाइनल लिमिट थ्योरम है। यानी अगर आपके पास टाइम डोमेन के अंदर एक वैल्यू थी जिसके अंदर यहाँ पर हम t लिख देते हैं t। सो अगर आपके पास e ऑफ t की टर्म में एक वैल्यू है, उसको अगर आपने उसका इन्फिनिट लेना है, उसको इन्फिनिट टाइम पे ऐसे अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देखना है, तो हम जब उसको लेप्लास में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम इन्फिनिट पुट नहीं कर सकते, हम उसको लेप्लास में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ एक s अपेंड करते हैं और s अप्रोचेस टू 0 कर देते हैं। ये फाइनल लिमिट थ्योरम कहलाता है और ये बुक में आपके पास सॉल्व हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। सो ये हमारे पास मेथड। नेक्स्ट केस के अंदर उसने यहाँ पर एक एग्जांपल डिस्कस की हुई है। इसके अंदर उसने टी ऑफ एस की वैल्यू दी हुई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ एस और इनपुट आपके पास यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का मतलब ये है 1/s। सो हम यहाँ पर इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ जब ई ऑफ एस कैलकुलेट करते हैं, सो ई ऑफ एस को रिकॉल करें कि ई ऑफ एस बेसिकली क्या था। ई एफ एस का फार्मूले के लिए हम उसको, अच्छा यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऊपर मेंशन की हुई है कि आपने सबसे पहले स्टेडी स्टेट एरर निकालने से पहले ये चेक करना है कि आइदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसके अंदर सिस्टम स्टेबल नहीं होता, तो ऐसे केस के अंदर हम उसकी जो सिस्टम स्टेबल नहीं है उनकी हम स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट ही नहीं करते। तो जो सिर्फ उनके कैलकुलेट करेंगे जिनके सिस्टम स्टेबल, जो सिस्टम स्टेबल होंगे। सो यहाँ पर आप नोटिस करें, यहाँ पर इस पार्ट के अंदर उसने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज ऑलरेडी अ स्टेबल सिस्टम। सो उसको उसने कैसे कैलकुलेट किया है, टी ऑफ एस कैसे, ई ऑफ एस कैसे निकाला है। ई ऑफ एस का फार्मूला मैंने भी पीछे बताया था आपको, दैट ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस इंटू 1 माइनस टी ऑफ एस। ठीक है जी। सो हम इसको सब्सिट्यूट अगर करें तो हमारे पास ई ऑफ एस की वैल्यू ये आती है। सो इसको डिटरमिन करने के लिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी विल अगेन अप्लाई द फाइनल वैल्यू थ्योरम। हम इसके साथ s e ऑफ s और s को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास s जब इसके साथ अपेंड होगा यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर, यहाँ पर, तो ये s और ये s कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद जब आप s रिप्लेस करते हैं तो आप नोटिस करेंगे सारी जितनी भी टर्म्स s वाली थी वो खत्म हो जाएंगी और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा? 5/10। सो 5/10 इज इक्वल टू 1/2, जो कि उसने कैलकुलेट किया इस एग्जाम्पल के अंदर। ओके जी। सो यहाँ पर उसने जी ऑफ एस को एक्सप्लेन किया था। हमें जी ऑफ एस के बारे में भी पता है, जी ऑफ एस आपके पास नेगेटिव फीडबैक वाला सिस्टम था, वो टी ऑफ एस आपके पास पॉजिटिव फीडबैक वाला था। सो यहाँ पर आपके पास दिस इज जी ऑफ एस और ये आपके पास ई ऑफ एस है एंड दिस इज सी ऑफ एस और ये आपके पास पीछे यहाँ पर आर ऑफ एस है। ठीक है जी। सो ई ऑफ एस एरर सिग्नल, ये एरर सिग्नल है, एरर सिग्नल इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। ये सी ऑफ एस जो इधर आ रहा है, ये जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर ये इसके इक्वल होगा। सो हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास फाइनली ई ऑफ एस की वैल्यू ये आती है। सो यहाँ पर अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है, इस फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे अगर हम, तो हमारे पास, हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम को पहले ही डिफाइन किया हुआ है दैट एस ई ऑफ एस लिखना है और उसके बाद एस अप्रोचेस टू 0 पुट करना है। सो सिमिलरली हमने यहाँ पर भी वही टास्क परफॉर्म किया और इसको कैलकुलेट इस तरह से करना है। ओके, सो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल सिंपल दी है कि अगर आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन गिवन हो, यानी जो आर ऑफ एस है वो 1/s हो, तो आर ऑफ एस 1/s को हम कहाँ पुट करेंगे? न्यूमिनेटर के अंदर। और ये एस कौन सा है? ये वो फार्मूला वाला एस है, एस ई ऑफ एस वाला फार्मूले वाला एस है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा? 1/1 प्लस जी ऑफ एस के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 0 हो जाएगी। सो इन शॉर्ट आपके पास एक फाइनाइट एरर आ रहा होगा, या जो आपके पास टर्म आ रही होगी वो ये आ रही होगी। अगर आप जी ऑफ एस को फैक्टराइज करें, ये आपके पास जी ऑफ एस बेसिकली एक पॉलिनोमियल होता है जिसमें कोई न्यूमिनेटर वैल्यू और डिनोमिनेटर वैल्यू होती है।
तो उसके अंदर जब आप s की वैल्यू को अप्रोचेस टू 0 पुट करते हैं तो सिर्फ वो वाली वैल्यू रिमेनिंग रह जाती है, यानी s+3 है अगर सपोज, तो वो वाली वैल्यू रह जाएगी जो डीसी वैल्यू होगी। इसलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो डीसी गेन आएगा, जिस जी ऑफ एस आर डीसी गेन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एरर, स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाए, तो देन हमें इस टर्म को इन्फिनिट करना पड़ेगा, जब भी आपके पास स्टेडी स्टेट एरर 0 के इक्वल आएगा। ओके, सो यहाँ पर उसने रैंप इनपुट लिया, आपको पता है रैंप इनपुट दैट इज इक्वल टू 1/s²। सो ऊपर आपके पास एक s रह जाएगा जो कि नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। सो अगेन हमारे पास ये वाली टर्म पीछे बचेगी। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर 0 की इक्वल आए, तो आपको फिर इसको प्रोसेस टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। एंड सिमिलर इज द केस विद पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट के अंदर ये 1/s³ हो जाती है। ये वही तीनों इनपुट्स हैं जो हमने बिल्कुल स्टार्ट की स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन की थी। सो इसको आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर हमें एग्जाम्पल में समझ आएगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो वी हैव एन एग्जाम्पल 7.2। इस एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें एक फीडबैक सिस्टम दिया है, ये जी ऑफ एस दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है जी। और उसने हमें 3 इनपुट्स दिए हैं, 5u ऑफ t। सो वी नो दैट 5u ऑफ t कैन बी रिटन एज 5/s, एंड देन वी हैव 5tu ऑफ t। सो वी नो दैट 5tu ऑफ t कौन सी इनपुट थी? रैंप इनपुट थी। सो हम इसको लिख सकते हैं 5/s square. Then we have 5t square u of t. तो ये आपके पास पैराबोलिक इनपुट है, इसको 5/s³ लिख सकते हैं। तो ये 3 इनपुट उसने दी है कि ये इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया है। ये अगर आप देखें तो हमारे पास जो ये क्लोज लूप, अगेन आपने इसके अंदर इसको सॉल्व करने से पहले इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। अगर ये स्टेबल होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे, अब वरना हम इसका स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर ओके, सो इसको रिकॉल करें। इसका फार्मूला आपके पास क्या है? दिस इज द फार्मूला इज r ऑफ s ओवर 1 प्लस g ऑफ s। और इसके साथ जब ये e ऑफ s का फार्मूला है, इसके साथ हम s अपेंड करेंगे जो कि s e ऑफ s के फार्मूले में था, और लिमिट अप्लाई करेंगे s अप्रोचेस टू 0। सो यहाँ पर r ऑफ s की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया? 5/s। और जब यहाँ पर 5/s इंटू s आया तो ये s और s कैंसिल हो गए और सिर्फ ऊपर 5 रह गए। और इस फंक्शन के अंदर आप इस सारी वैल्यू को s अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ पीछे 20 बचेगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास 5/21 आ गया स्टेडी स्टेट एरर। सो दिस इज अ फाइनाइट एरर, यानी ये अगेन वही वर्टिकल विड्थ होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस के अंदर एक जो हमने नेक्स्ट आउटपुट कंसीडर की हुई थी, वो हमारे पास कौन सी आउटपुट इनपुट थी? रैंप इनपुट थी। सो रैंप इनपुट के केस के अंदर हमारे पास क्या था? 5 वी हैव 5/s² इंटू s। सो s से कैंसिल हो गया तो ऊपर एक जो s बचा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन इसके साथ s अपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो 0 आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में 5/0 आ जाए तो आपके पास दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो आपके पास इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर आता है। एंड द सिमिलर केस इज विद कि आपके पास ये एरर और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप पैराबोलिक इनपुट यूज़ करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास ऐसा आ रहा है। अच्छा, ये सिनेरियो उस टाइम ना होता अगर आपके पास ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एस होता, तो आपके पास उस एक्स्ट्रा एस को हम इंटीग्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसमें कोई एस अकेला नहीं है, यानी एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास ये ऐसे हो s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। सो इस s को हम एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर ये होता तो ये ऊपर वाले s को काट देता, ये जो डिनोमिनेटर में नीचे आया था। सो इस वजह से आपके पास यहाँ पर बहुत लार्ज स्टेडी स्टेट एरर्स आ रहे हैं। सो हमने इस बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर ये अप्लाई करके देखा है कि अगर आप कौन कौन सी इनपुट्स अप्लाई करेंगे जिसके ऊपर स्टेडी स्टेट एरर बढ़ जाएंगे। सो हम विद इंटीग्रेशन भी एग्जांपल आगे देखते हैं। सो दिस इज अ नेक्स्ट एग्जांपल। इस नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर भी उसने हमें तीनों वही वाले इनपुट्स दिए हैं। ये आपके पास विद वन इंटीग्रेशन है। विद वन इंटीग्रेशन का मतलब ये इसके डिनोमिनेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसा आ रहा है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? द फार्मूला इज अगेन सेम कि आपके पास क्या होता है स्टडी। सो फर्स्ट केस के अंदर उसने 5u ऑफ t कहा हुआ है, तो इसका मतलब है 5/s होगा, 5/s होगा, ठीक है जी। सो 5/s जब आप इसके अंदर सब्सिट्यूट करेंगे, और अगेन स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया आपने उसके ऊपर लगाना है। सो इस g ऑफ s के ऊपर लिमिट s अप्लाई कर दें, s अप्रोचेस टू 0, तो ये फर्स्ट केस के अंदर आपका स्टेडी स्टेट एरर 0 हो जाता है। दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपके पास स्टेडी स्टेट एरर 0 हो गया, जो कि हम अचीव करना चाहते थे। उसके बाद सेकंड केस के अंदर जब आप 5/s² लेते हैं, तो आप इस फार्मूला में पुट करते हैं तो आपके पास फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है। एंड जब आप पैराबोलिक लेते हैं तो आपके पास इन्फिनिट आ जाता है। तो वी विल not apply a parabolic input on this system, क्योंकि इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर आ जाता है हमारे पास।
ओके जी, सो यहाँ पर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है दैट ये टॉपिक अभी हमने एग्जांपल 7.4 को डिस्कस नहीं किया, सो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक फीडबैक सिस्टम स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है। स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज के अंदर को आप परफॉर्म कर लीजिएगा। यहाँ पर उसने पहले एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया जीओएफएस और एक अगेन एक जीओएफएस दिया। तो हमने सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है। ये स्टेबल था, यहाँ पर ये लिखा हुआ है उसने, और जो इनपुट दी हुई थी इसके ऊपर उसने ये स्टेडी स्टेट एरर्स निकाले। फार्मूलाज वही हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताए हैं, और उसके बाद इसने कैलकुलेट कर लिया। जो सेकंड लूप है इसके अंदर ये स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी अगेन आपके पास क्वेश्चन ये है कि हाउ यू विल कैलकुलेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका हमने पीछे पढ़ा है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रूथ हर्बिट्स क्राइटेरिया से आपने स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये चूंकि स्टेबल ही नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके जी, सो ये था हमारा पार्ट 1 7 चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सिस्टम टाइप्स और स्टैटिक एरर्स कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।